दुश्मन तो आपके देश में कश्मीर में ही नहीं है ना, तो पूरे देश के अंदर है। पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई अलग और बड़ा मकसद था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? निहत्थे आदमी को मारना आसान नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लोग कर सकते हैं। सो आपको लगता है इंडिया मिलिट्री एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ? कुछ भी होगा, लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी तो कश्मीरी हमारे साथ होगा। पिछले साल 1000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, अभी तो लड़ाई हुई नहीं है। सर, बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट आया रिसेंटली कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में उलझते हैं तो बांग्लादेश को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव कर देना चाहिए और हमको कैप्चर कर लेना चाहिए 3 स्टेट्स को। चाइना चाहेगा कि आप गदर में फंस जाइए, प्लीज हैव अ फाइट। वो उकसाएगा। जो यंग ब्याही लड़की थी, उसने 2 दिन के बाद में ये कह दिया कि इसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर न लिया जाए और उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको लगता है पाकिस्तान को मदद करेंगी, सपोर्ट करेंगी? सब देश चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ें, उसमें कौन मरेगा उससे उनको क्या है। जय हिंद दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट पे आज के हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर। पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले ही हमारे ही पॉडकास्ट में सर ने कहा था कि कश्मीर में शांति तो दिख रही है पर कश्मीर शांत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कश्मीर में, हम सब ने देखा। आज के पॉडकास्ट में भी हम सर से उन सारे एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से पहलगाम अटैक हुआ। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, वॉर की सिचुएशन में कौन किसकी तरफ होगा, और भी कई मुद्दे हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कश्मीर को इनसे बेहतर बहुत ही कम लोग समझते हैं। प्लीज वॉच एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। जय हिंद सर, और एक बार टीआरपी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहलगाम में जो अटैक हुआ उससे ठीक पहले हमने बातचीत की थी कश्मीर के बारे में। वहाँ इतना समय आपने बिताया, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस, आपका ऑब्जर्वेशन। और कुछ ही दिन बाद जब हमला हुआ तो उसमें से बहुत सारी बातें मैं और मेरी पूरी टीम बैठकर सोच रही थी कि सर ने जो जो कहा वो धीरे धीरे अब रियल होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली ऑन ग्राउंड वर्कर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब बिना लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा अटैक हो भी नहीं सकता। तो सबसे पहला सवाल मैं उसी से जुड़ा आपसे पूछना चाहूँगा कि अब भी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही कश्मीर को लेकर? अब भी लोकल्स क्यों वहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है बॉर्डर पार से? आप 100 साल की बीमारी को 4 साल में ठीक करना चाहते हैं, वो कैसे हो सकता है? और जो एक आइडियोलॉजी की बीमारी होती है, वो वायरस होता है, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए समय लगता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो देश की जनता है और हम लोग जो हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज किया कुछ और उसका तुरंत मुझे पैसा शाम तक मिल जाना चाहिए, उसका फ़ायदा तुरंत हो जाना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच के चलते और इसीलिए हमारी ये फेलिंग्स हो जाती हैं। जो ये लड़ाई है, ये 100 साल से चल रही है, जिसके अंदर एक ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये लोग यूनिक हैं, अलग हैं। धीरे धीरे एक धर्म की बात आ गई बीच के अंदर और देश भिन्न है। जब ये चीज़ आ जाती है आपके दिमाग में तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए वो बात 70 साल पहले की बात छोड़ देते हैं, मगर जो 30-35 साल गुजरे हैं, जिसके अंदर बहुत एक शेपिंग ऑफ माइंड हुआ है, आज़ादी हो जाएगी। अगर आप किसी कश्मीरी पूछेंगे आज़ादी का मतलब क्या है, तो उसको यही नहीं पता होगा कि मैंने एग्जैक्टली आज़ादी में क्या चाहिए। ठीक है, मुझे व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्ट ऑफ दैट आज़ादी, उसको नहीं पता। अगर आपसे पूछें कि आप अलग कैसे हैं, तो वो इतना ही बता सकता कि धर्म के नाम पे हम अलग हैं। वैसे तो हमारे पूरे देश के अंदर धर्म जातियाँ सब मिली हुई हैं, एक साथ रह रही हैं। राइट। सो दे ऑल्सो एक्चुअली डोंट नो दैट आंसर। मगर एक एजुकेशन, एक सोशल मीडिया, एक रेडिकलाइजेशन जो सोसाइटी का हुआ, वो आप चाहते हैं कि वो 5-6 साल के अंदर, 2 साल में, 3 साल में चेंज हो जाए। जो बच्चा ने पढ़ाई ही गलत करी है, उसके घर के अंदर या उसको बाहर स्कूलों में, कॉलेज में कुछ अलग चीज़ पढ़ाई गई है और उसके घर के अंदर बैठी है, उसके दिमाग में बैठी है, जहन में बैठी है, वो एक समय लगता है जाने में। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मगर फिर भी जब एक सॉफ्टनेस आती है, आप 30-35 साल से एक कन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहे हैं और उस कन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में कई कश्मीरी यूथ भी शामिल हुए। वो जब यूथ शामिल हुए, उन्होंने सरेंडर किया, मेन धारा में शामिल हो गए। उनके मदर फादर थे, उनको मालूम है कि मेरा बच्चा भी बाहर था। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो टाइम जब निकलता है, आज वो 20 साल का जो आदमी था, आज वो 55 का है। जी।
उसके जहन में आता है यार मैं भी कहीं उस रास्ते में गलत चला गया था, तो ही ऑल्सो वो कुछ उसको इग्नोर मार देता है कई बार। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ नॉट सो ईजी कि हर एक आदमी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और फिर आप, दुश्मन तो आपके देश में कश्मीर में ही नहीं है ना, तो पूरे देश के अंदर है। और उसके अंदर वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। कुछ लोग ऐसे इलाके में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आइडेंटिफाई हो जाता है, वो आजकल तो सोशल मीडिया का तरीका भी है। यू कैन आइडेंटिफाई कि किसकी वीकनेस क्या है, किसकी धर्म की वीकनेस है, किसी को ड्रग्स की वीकनेस है, किसी को पैसे की वीकनेस है, किसी का परिवार टेररिज्म से सदियों से जुड़ा था, तो उसके बच्चे ने वही कहानियां सुनी है। फैमिली बिजनेस हो गया भैया। हाँ, एक फैमिली बिजनेस हो गया, कोई किसी का फादर जो है टेररिस्ट था वो मारा गया, वो एक दिमाग में कीड़ा रहता है कि माय फादर वाज किल्ड। ठीक है। ठीक है, अब वो जायज था ना जायज था, बट सर वो योर रहता है। आपका फादर वाज किल्ड। हम्म। अब जो 25 लोग यहाँ मारे गए हैं, उनके बच्चे क्या ये जहर लेकर जीना चाहिए, उनको रहना चाहिए? फिर तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ, ये होगा नहीं सॉल्व। और आपने देखा कि एक जो यंग ब्याही लड़की थी, उसने 2 दिन के बाद में ये कह दिया कि इसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर न लिया जाए, और उसकी ट्रॉलिंग शुरू हो गई। हम्म, ठीक है, जो सो यू नो हमारी जो सोसाइटी है वो इन सबको एब्जॉर्व कर लेती है। जो एक मॉडर्न पढ़े हुए लोग होते हैं, एक आगे को चलने वाली सोसाइटी होती है, वो ऐसी चीज़ों को दबा लेती है, ख़त्म कर लेती है। मगर जो सोसाइटी ही उसी के ऊपर चली हो, जिसके अंदर मोहल्ले के अंदर 3-4 फैमिलियाँ इस तरह हों, तो जब भी वो आपस में बात करते हैं, एंड दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो रेडिकलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म तो नहीं हुआ ना, बाकी देश में नहीं है। तो जब आप वो 27 जो 28 हम्म, लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो पूरे देश में से है ना। तो जब वो एक जगह जाएंगे, उसको एक समझ लेंगे कि यार चलो हमारी गलती हो गई, बच्चे को आगे पढ़ाना है, आगे सिखाना है। मगर कई परिवार इसी हिसाब से रहते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं जब जीओसी था उधर नॉर्थ कश्मीर में, तो एक ऑपरेशन हुआ कुपवाड़ा में, वो मेरे इलाके में नहीं हुआ था, किसी और फॉर्मेशन के इलाके में हुआ था। हम्म, उसके अंदर एक 19 साल का टेररिस्ट, 5-6 टेररिस्ट मारे गए थे और एक टेररिस्ट पकड़ा गया। वो जो एक टेररिस्ट था, उसकी जब किस्सा निकला, तो किस्सा ये निकला वो पाकिस्तान का था, और वो जो लड़का था वो 7 या 8 भाई थे। ठीक है, उसका फादर वॉज अ फॉरेस्ट गार्ड। हम्म, 30-35 साल पहले जब ये धर्म के नाम पे वो अपने लोगों को उकसा रहे थे वहाँ चल के लड़ाई करनी है, तो वो तब आना चाहता था, धर्म के नाम पे जिहाद के लिए आना चाहता था लश्कर के साथ। किसी कारणवश वो आ नहीं पाया। हम्म, उस फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, वो एक पाकिस्तानी फॉरेस्ट गार्ड के जहन में ये था कि मैं नहीं जा पाया, बट मैं अपना एक बच्चा जिहाद के लिए भेजूंगा। जिस सोसाइटी में ये चीज पनपती हो, तो उसने अपने बच्चे को भेज दिया जिहाद के लिए। ये कौन सी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आज ऐसा होता है कि मैं 3 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है जिहाद के लिए मरने के लिए, तुम पढ़ाई लिखाई मत करो। तो जब वो छोटा था बच्चा, हम्म, उसको जाकर उसने मदरसे में 5-6 साल 3 साल के अंदर हैंड ओवर कर दिया कि आप ये लीजिए, ये अब आपके हवाले है। तो वहाँ तो कंसेप्ट ही यही है। और वो जो जिस जगह पे ऐसी कंसेप्ट चलती है रेडिकलाइजेशन के लिए, थोड़ा सा समय लगता है। इट विल टेक टाइम टू चेंज। तो इस केस में क्या हुआ था, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो 19 साल का वो टेररिस्ट जो पकड़ा गया, तो क्या उसे सुधरने का मौका दिया गया या उसे सजा हुई, वो या तो फिर वो आप? तो हाँ, पाकिस्तानी था, तो उसको सुधरने का सजा क्या, तो जेल में गया। ठीक है। अब वो जेल में जाके सुधर गया तो सुधर गया, ठीक है, बट देन ही इज आउट ऑफ द सिस्टम, राइट। उसका तो पनिशमेंट हो गई ना। बट अगर आपके सामने 6 टेररिस्ट हैं और आप वो फायर कर रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं, और एक बच जाता है, तो क्या उसको जिंदा ही पकड़ना है या आपका टास्क होता है कि सबको ही न्यूट्रलाइज करना है? देखिए, अगर सबको न्यूट्रलाइज करना है, अगर वो फायर हुआ, ठीक है, मगर जब एक आदमी उसमें से ये खड़ा हो गया कि भाई हथियार फेंक करके, भाई मैं तो गलती हो गई, अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप जिस तरीके से भी देख लीजिए, हमारे देश के अंदर कायदा कानून तो यही है कि वो हम सरेंडर लेंगे। और वो हमारा, मेरे ख्याल से कल्चर, हमारी जो संस्कृति भी है, वो यही कहती है कि किसी निहत्थे आदमी को हम गोली नहीं मार सकते, राइट। ठीक है। सो देन देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लैंड,
जो देश का कानून है उसके साथ डील करता है, वो कितना भी स्लो हो, धीरे हो। कसाब का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, सबको मालूम था वीडियो ग्रैब्स हैं, वो मार रहा है, सब कुछ है, और किस्म किस्म से नीचे से लेकर के किस किस लेवल पे जा करके उसको ट्रायल मिला, बिरयानी शिरयानी सब खिलाई गई, और फिर जा करके उसको सज़ा हुई, मौत की सज़ा हुई। तो हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी जो सिस्टम है वो अलग है, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। तो मैं अगर फौजी हूँ और 7 टेररिस्ट हैं मेरे सामने, 5 अगर मारे गए और एक ने आवाज़ लगा दी कि भाई मुझसे गलती हो गई और मेरे पास हथियार मैंने फेंक दिया है, क्योंकि हम अगर उसको मार भी देते हैं ना, तो जैसे अगर मैंने मारा तो मेरे साथ के जो जवान हैं, जो जेसीओ है, जो बाकी लोग हैं, वो हम सबके दिमाग में ये रह जाएगा कि शायद हमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। हमारी ट्रेनिंग इस हिसाब से, और ओवरऑल भी परवरिश भी ऐसी है ना। परवरिश ऐसी है। अब ट्रेनिंग आप, तो एक टाइम के बाद शुरू हुई, बट सोसाइटी में एक परवरिश भी वैसी है, खानदान में एक परवरिश भी ऐसी है। आपको एक बड़ा मतलब आपने देखा होगा, एक वीडियो ट्विटर आया था जिसके अंदर लंदन में पाकिस्तानी डीए कर्नल साहब सिविल ड्रेस में और टाई लगा करके बाहर खड़े हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, इंडियन प्रोटेस्टर्स, जी इसी पहलगाम इंसिडेंट के। हाँ, देखा था आपने? हाँ। वो आकर के कैसे अपने हाथ से इशारा कर रहा है और ऐसे इशारा कर रहा है। जिस फौज, जिस लोगों की बुनियाद, मतलब ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ डिप्लोमेटिक, ही इज अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, गर्दन काटने का इशारा। वो एक गर्दन काटने का इशारा कर रहा है, वो कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। आप वहाँ पे एक कम्युनिटी में हैं, आपको लोगों ने वहाँ भेजा है, आपका काम है एक दूसरे से बातचीत करके जहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करना है। यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्री। वहाँ पे जाके खड़े होकर सामने अपने हाई कमीशन के सामने खड़े होकर के और गर्दन ऐसे इशारा करके प्रोटेस्टर्स की तरफ, अभिनंदन की फोटोग्राफ लगी है सामने और उसको ऐसे इशारा कर रहा है गर्दन। हम तो वो इशारा करना भी नहीं चाहेंगे, वो हमारी हैसियत से, हमारी इज्जत के बरखिलाफ है। वो आदमी ऐसे इशारा कर रहा है। सो जहाँ पे सोच ही इतनी गिरी हो, तो वो आप, वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स ठीक है। विद सच, ऐसे लोग जो बिल्कुल जमीन पे गिरे हुए हैं। तो आपको लगता है ऐसे लोगों को वो जो माननीय श्री श्री 1008 अज्ञात हत्यारा है, वो ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम लिख के रखता है? आई होप सो, बट यू नो, अगर आप ऐसे टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, यस, बट वो जो डिप्लोमेटिक वाले बंदे हैं उनके लिए ऐसी की जरूरत नहीं है। वो तो मरा हुआ इंसान है ऑलरेडी, जिसकी वेरी वेल जिसका जो जिसका ज़मीर, जिसकी अपनी खुद की ऐसी हरकत हो, वो तो खुद ही गिरा हुआ है। ही इज़ अ डेड मैन ऑलरेडी। राइट सर। सर कश्मीर से जो वीडियोस आ रहे हैं, अब जो रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, मीडिया वहाँ पहुँच रही है, दो तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तो बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है जो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब भारत की ही साजिश है। कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई स्टिंग ऑपरेशंस ऐसे आए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली इसमें पाकिस्तान का रोल वो मानते नहीं हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं। और कुछ हैं जो दुखी हैं, तो उनका दुख का मेन कारण ये है कि हाँ, अब सीज़न में टूरिस्ट कम आएंगे। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये इस चीज़ को पहले से टेररिस्ट ने आपको लगता है भांपा होगा और उनको लगा होगा ये डिवाइड क्रिएट होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये जो एक्शन हुआ है ना, वो इस डिवाइड के लिए नहीं हुआ है। ये एक्शन कोई और कारण है, बड़ा कारण है। ये जो आप बता रहे हैं ये आउटकम है, ठीक है। ठीक है? इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि कहीं पे हमारे भी मीडिया चैनल्स को, मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे कूद करके, कुरेद करके, और वो आप एक उस सोसाइटी में पूछ रहे हैं जहाँ पर सही आंसर देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि जिसने उसी मोहल्ले में जाना है, उसको ये नहीं पता कि उसके साथ में रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर आप किसी पत्थर मारने वाले से पूछे, आगे आई जस्ट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। पत्थर मारने वाले से पूछो तुम क्यों गए पत्थर मारने के लिए, कहता अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे घर के ऊपर शीशे तोड़ देंगे, मेरी गाड़ी को तोड़ देंगे। कौन तोड़ेगा? पूरा मोहल्ला नहीं तोड़ता है, कुछ लोग तोड़ते हैं। उनके भय से, कुछ कन्विक्शन से जाते हैं, और कई लोग भय से जाते हैं। अगर मैं अगर सड़क पे कोई बहुत चीज़ हो जाए और किसी को मैं बोलूँ कि चलो तुम नारेबाजी करो, हर एक आदमी नहीं जाता है, मगर कई लोग भय से जाते हैं। वहाँ पे भय से चलता है, राइट? इंटरनल मोटिवेशंस मे नॉट बी ऑलवेज देयर। ठीक है। सेकंड इज, एक
कितने सालों से वो पूरा कश्मीर जो है बदला गया है धर्म से, और बहुत डर के, भय से, कई लोग कहते हैं प्यार से बदला गया, मगर अगर आप किससे सुनेंगे कि किस प्रकार हिंदुओं की बॉडी डल के अंदर झूल रही होती थी, घूम रही होती थी। एक बुटशिकन करके आदमी था, उसका नाम बुटशिकन ही से रखा गया था कि वो बुत मिटाता था, और वो कहता मैं खाना तभी खाऊंगा जब इतने जनेऊ जो है तौल करके मिलेंगे, मतलब इतनी बॉडीज मारी जाएंगी। तो जो लोग इतनी प्रताड़ित टाइम से वो चेंज हुए, और फिर उसके बाद में अलग किस्म के राज हुआ, और काफ़ी वो लोग प्रताड़ित रहे, फॉर देम टू से व्हाट इज देयर, उनके दिल में क्या है, बहुत ही मुश्किल है। वो आपस में भी साफ बात नहीं करते। उनकी जो बात करने का तरीका है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है। सो कुछ कैमरे पे कुछ बोलेंगे, दिल में कुछ होगा, स्टिंग ऑपरेशन में होगा, कहीं पे कुछ होगा, एंड एक नैरेटिव चलता है वहां पर। वो जब तक एक्चुअली जो उनके दिल से भय का माहौल नहीं निकलेगा और वो अपना खोल के नहीं बोलना शुरू करेंगे, तब तक आपको असली जवाब मिलना मुश्किल है। मगर जो आप वो मीडिया के अंदर जो आउटकम्स हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकता हूँ कि देयर इज अ परसेंटेज, और 1% भी अगर आप बोलें तो वो हजारों की संख्या में होता है, बट 1% नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट में ऐसे लोग हैं जो हमारे देश पे विश्वास नहीं करते। एक आम आदमी अपने पेट के लिए वहाँ लड़ता है, उसको इससे ये नहीं मतलब है कि मेरे ऊपर जो है तिरंगा लहरा रहा है या किसका झंडा लगा रहा है, वो अपने पेट के लिए काम करता है, ठीक है। और एक और लार्ज तबका है जो साइलेंट है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। जिसका पावर होगा, जिसका भय होगा, वो उस तरफ टिल्ट स्वैप हो कर जाएगा। जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, बिकॉज वो उसका ही हिसाब नहीं है। आप अपने बाकी देश में देख लीजिए ना, ठीक है। कहीं पे लोग लालच के लिए, थोड़े पैसे के लिए वोट यहाँ से वहाँ दे देते हैं, हम्म। कई लोग प्रिविलेजेस के लिए वोट दे देते हैं। तो व्हेन वी आवरसेल्व्स एज अ कम्युनिटी कैन स्विंग ऑन दिस साइड और दैट साइड, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो एंटी इंडियन बातें करते हैं या कुछ है वो सही है गलत है, बट मैं एक ह्यूमन नेचर की बात करता हूँ, और वो ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम है वहाँ पर। बट ठीक है इन द एंड सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है। सर, जब आप एंटी इंडियन बोलते हैं तो एंटी इंडियन की निशानी क्या है? एंटी इंडिया इज वेरी क्लियर कट, वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी एलिमेंट को, सेपरेटिस्ट को, ओपनली, कोवर्टली, और आप उसको कितना भी पैसा दे दें, इधर से उधर घुमा दें, वो चेंज नहीं होगा। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई अलग और बड़ा मकसद था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? ये कई लेयर्स हैं, ठीक है। ठीक है। आई विल स्पीक ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, बट मैं पहला एक लेयर आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को बनाने के लिए किसकी डिमांड थी? इंडिया की तो, भारत की तो डिमांड थी नहीं। ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे स्टार्ट में डिमांड थी नहीं। वो तो उनको बाद में जब ये डिवीजन करने लगे तो उनको लगा कि यार इसका बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। सो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जब ये लगने लगा कि हम आज़ाद होंगे तो हम जो मुसलमान हैं हमारा क्या होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर जब वोटिंग होगी तो वोट जो है हिंदू ले जाएंगे, और हमारा क्या होगा। ये खास तौर से उनकी प्रॉब्लम थी जो लोग एलीट थे। एक आम किसान मुसलमान है या हिंदू है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो खेती करनी है। बट जो बंदे ऑलरेडी पावर में थे, एंड दे वर दीज पीपल वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश रूलर्स, बिकॉज उनका तरीका था ये काम करने का। ठीक है। अब उन्हें लगा कि ये पावर तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, सो देन दे वांटेड कि हमारे लिए एक अपना देश होना चाहिए। सिंधियों ने मांगा था देश, नहीं, वो तो दे वर हैप्पी बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी इन दैट एरिया। बलूच सारे मुसलमान थे, उन्होंने तो मांगा नहीं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज एंड अपना गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका है, वहाँ के लोगों ने नहीं माना था, वो दे वर वेरी हैप्पी अपनी अपनी छोटी दुनिया में। जो फाटा का इलाका है उन्होंने नहीं माना था। पाक पंजाब वाले स्प्लिट थे, बिकॉज वहाँ पे हिंदू, सिख और मुसलमान थोड़ा मिक्स थे उस टाइम पे। और ज़्यादातर जो यूपी बिहार वाले जो लोग थे, जो एलीट थे, उनको अपने लिए एक देश चाहिए था जहाँ पे वो राज कर सकें, राइट। अब वो देश मिल गया उनको। उसका कारण ये नहीं था, देश उनको मिलता नहीं, मगर एक और जियो स्ट्रेटेजिक रीजन था, वो आप अगर बाद में पूछेंगे बताऊंगा। उनको अब ये देश मिल गया। ठीक है। अब आप उस देश में गए तो वहाँ का जो राजा है, मालिक है, एलीट है,
और उसके पास में राजपाट था, खेत था, खलिहान था, और वो ब्यूरोक्रेट था। वो कहे यार तुम लोग कहाँ आ गए अभी, नाउ यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। सो इनका नाम हो गया मुहाजिर। ठीक है। जो मुहाजिर था वो एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे कई बार माइग्रेंट वगैरह बोलते हैं ना, ठीक वहाँ है। पे इट वाज ट्रीटेड लाइक अ वेरी कर्स वर्ड, गाली की तरह होता है। ठीक है। अब मैं आपको 3 नाम बताऊंगा और आपसे ये पूछूंगा ये तीनों कहाँ के थे। जो एक मेजर इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन कंट्री का हुआ, देश का हुआ, पाकिस्तान का, वो हुआ ज़ियाउल हक के टाइम पे। ज़ियाउल हक कहाँ के रहने वाले थे? जलंधर के रहने वाले थे, ओके। राइट। मुशर्रफ कहाँ के रहने वाले थे? मोस्ट रेडिकल ऑफ द चीफ्स, दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक ठीक है, है। दिल्ली के आसपास के। आज जो आसिम मुनीर साहब हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के रहने वाले हैं। तीनों मुहाजिर, नए नए लोग, पावर भी चाहिए और प्रूव भी करना है कि मुझसे ज्यादा पेट्रियट पाकिस्तानी, पंजाबियों तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी मैं हूं, सिंधियों तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी मैं हूं। और अगर आपको ज्यादा पाकिस्तानी होना है तो एक हंकार लगाने से नहीं होता, वो इस्लाम का भी, धर्म का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब आपको एक कम्प्लेक्स, आपको जो मेंटल कम्प्लेक्स है ना, वो जब आपको डील करता है तब आपको उस किनारे पे ले जाता है, राइट। तो अगर आप ये चेक करेंगे ये तीन लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, और इसी तरीके के लोग जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर मोर प्योर, वी आर देयर, हमारी वजह से पाकिस्तान है और अब हम पाकिस्तान को उसके सही रास्ते पे ले जाएंगे जो इस्लामिक नेशन के अंदर नंबर 1 है। बिकॉज यू कैन बाइंड एवरीबडी। सिंधी बिल्कुल अलग, ये सारे लोग अलग अलग हैं, ठीक है। राइट। आप किस तरह बैंड कर सकते हैं? झंडे के ऊपर ये तैयार नहीं होंगे, तो आपको मिला धर्म। धर्म, करेक्ट। तो ये जो धर्म का नारा चला है वो सीधे पाकिस्तान आर्मी के अंदर चला, मदरसों में चला, यूथ में चला, जनता में चला, राइट। सो ये इसका एक रीज़न है जो इज़ रियली सॉर्टिंग आउट पाकिस्तान। रीज़न क्या था? हाँ, रीजन क्या था? अब रीज़न ये हो गया कि जब भी प्रॉब्लम होती है इस देश के अंदर, इट कम्स आउट स्लोली कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि पूरा देश एक साथ हो जाए, राइट। सबसे आसान तरीका क्या है? इंडिया के खिलाफ में बोलना शुरू करो, कुछ ना कुछ एक्शन कराओ जिससे कि पूरा देश इकट्ठा हो जाए। आज की तारीख में जो ये आसिम मुनीर हैं, वहाँ के जो आई विल से ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ रोल्ड इनटू वन है। उन्होंने कई चीज़ें गलत कर दी हैं। इमरान खान जो वहाँ का पॉपुलर लीडर था उसको जेल में डाल दिया। इकोनॉमिक हालत बिल्कुल ख़राब है, लोगों के पास काम नहीं है। जो कंट्री के अंदर है बलोच उनके बरखिलाफ हो रखे हैं। पिछले साल 1000 से ऊपर सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अभी तो लड़ाई हुई नहीं है, 1147 सैनिक मारे गए हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है। नहीं, हाँ, वो जो वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा है, वेस्टर्न फ्रंट उनके पे। वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा है। उन्होंने बोला था मुझको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, मैं तालिबान के साथ चला जाऊंगा। उन्होंने पूरी तालिबान के साथ में उनकी सेवा करी, सब कुछ करी, बट तालिबान पिछली बार भी उसने यही करा था। कहते यार तुम सेवा तो कर रहे हो, बड़ी ये जो बाउंड्री ना डूरंट लाइन की, वो हम नहीं मानते, ये तो आर्टिफिशियल लाइन है, हम इस लाइन के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले भी बोलते थे। बट यू सी क्या होता है कि आप एक देश को इतना हेट करते हो ना, हमको वो इतना हेट करते हैं, घृणा करते हैं हमसे कि वो उस घृणा में आगे की सोच नहीं पाते, राइट। फिर भी उन्होंने तालिबान को दिया। आज की तारीख में उनके साथ में तालिबान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हम वैक्सीन भेजे अभी हमने, या मतलब भारत तो बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी कहलाएगा उनका। हमारा तो हर जगह पे हम सबके साथ में अच्छा काम करते हैं, इसलिए पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कंट्री। ठीक है। ये सिर्फ टेरर और टेररिस्ट का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो अब बलोच का प्रॉब्लम शुरू हो गया, फाटा के अंदर चल रहा है, उनका टीटीपी का अलग प्रॉब्लम चल रहा है, और पूरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है। सो लोग, आपने अगर देखा हो तो पिछले 5-6 साल 10 साल के अंदर लोग जो पाकिस्तान मिलिट्री है, आर्मी है, उसको क्वेश्चन करने लगे सड़कों के ऊपर। क्या कहते हैं, दहशतगर्दी के पीछे कौन है? पाकिस्तान आर्मी है, ऐसे ऐसे करके। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब कई सेलिब्रिटीज का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया ने बैन किया, तो वहाँ के सेलिब्रिटीज ने अपने इंस्टा पे, जो कि ऑब्वियसली वहीं विजिबल है, आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट करना शुरू कर दिया।
तो आपने एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपने बोला कि आसिम मुनीर ने का नाम लेने के बाद आपने बोला कि इमरान खान को जेल में डाला, तो उन्होंने ही जेल में डाला है? हाँ, ऑब्वियसली ही इज कंट्रोलिंग ना। वहाँ शहबाज शरीफ एंड ऑल तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी सब कुछ नॉमिनेटेड है। ये तो पाक आर्मी कर रही है। देखो, कई साल तक पाक आर्मी जो चीफ है वो कंट्रोल ले लेता था अपने हाथ में। फिर उसने रियलाइज़ किया, यार मैंने कंट्रोल क्यों लेना है, सामने एक बंदे को बिठा दो और पीछे से पूरी पावर चलाओ। सो जो पावर है वो तो इन्हीं के पास में, ठीक है। राइट। तो इमरान खान, बिकॉज दे न्यू कि इमरान खान अगर वापस आएगा तो पाकिस्तान आर्मी की जो पूरी पावर है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज ही उसको भी उनके साथ उन्होंने गेम खेला और वो भी समझता है इस चीज़ को। तो ही वॉज कमिंग बैक एंड ही वुड सॉर्टेड देम आउट, राइट। सो दे इंश्योर्ड कि जियाउल हक को किसने बनाया? भुट्टो ने बनाया। भुट्टो को किसने मारा? जियाउल हक ने मारा। बेनज़ीर कहते हैं, बेनज़ीर को किसने मारा? मुशर्रफ ने मरवा दिया, राइट। आसिम मुनीर ने क्या किया है? इनको जेल में भेज दिया। सो देयर लीडरशिप, जो चीफ होता है इनका और आईएसआई वाले हैं, ये यही गेम खेलते हैं अपने लोगों के साथ। और फिर भी अगर सबको इंडिया के अगेंस्ट कर दो तो सब एक हो जाते हैं। सब हो जाते हैं एक। सो उनको लगता है कि हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि आज वो सिचुएशन है। ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। उनकी जनता ये देख रही है कि यार ये इंडिया तो, आप देखो कितनी बार मोदी के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, कितना प्रोग्रेस चल रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ पे एक नाम तौर पे जोक, रील के ऊपर रील बनती है उनके यहाँ पर, और वो अपने कंट्री के जो आर्मी है उसको तिरस्कृत करते हैं। एक किस्सा हुआ था अभी कुछ 2 या 3 साल पहले, मुझे याद नहीं है, बर्फ़ पड़ गई थी और कई लोग मर गए थे या फंस गए थे, और एक उनका आर्मी का सीनियर ऑफिसर था, उसके घर के सामने कुछ ये हादसा चल रहा था। उनकी फ़ौज उनकी हेल्प के लिए नहीं आई। आपने हमारे केस में देखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ होता है तो फट से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करता है भाई आर्मी, और जहां आर्मी को खुद जाता है वो चली जाती है। सो दिस एलीट सिस्टम जो चल रहा है कि इनके बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं, इनका पैसा जो कमाते हैं वो बाहर चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है वो सब बाहर चल रही है। काफ़ी चीज़ें सबकी नज़र में आ गई हैं पाकिस्तानियों के, एंड दे आर क्वेश्चनिंग देम। हाँ, डरते हैं अभी भी। वो एक टाइम आएगा जब उस टाइम पर पाक आर्मी को बोलेंगे यार आप सुधर जाओ, आप, हमें मालूम है कि इंडिया से कोई हमको खतरा नहीं है, ठीक है, वो अपनी प्रगति के रास्ते पे है, विकसित होने के रास्ते पर है। उधर तालिबान आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, यार तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो, राइट। ठीक है। सो दे विल कम अ टाइम व्हिच दे विल क्वेश्चन, एंड यही जो चीज़ है उनको खा रही है, एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू डू दिस एक्शन, राइट। जिससे वो रेलेवेंट बने रहे। रेलिवेंट बने, दे इट्स अ बेट, इट्स अ बेट। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ कर दें ताकि इंस्टिगेट होकर के इंडिया कुछ करे और तुरंत सभी के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। दैट्स द सेम। सर आपने कहा 1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं पिछले कुछ 1100 के आसपास। 1100 के आसपास। तो ये किस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए? ये बलूचिस्तान, तालिबान, हाँ, वेस्टर्न नॉट फ्रंट वाला वेस्टर्न जो, फ्रंट पे एक्चुअली, वो इनका एक कंसेप्ट, आई एम सॉरी आप पूछ। हाँ, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आसिम मुनीर ने अभी जो एक स्पीच दी थी, सॉरी हेट स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये 1500 लोग हमसे आज़ादी नहीं ले सकते। सिर्फ 1500 ही हैं जो ये लिबरेशन आर्मी वाले हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो 1.4 मिलियन इंडियन आर्मी हमको डरा नहीं पाई है। तो ये क्या कर लेंगे? तो एक तरफ 1500 ही बोल रहे हो, प्लस आपके ही 1100 लोग मर गए हैं। तो ये क्या है? मैं थोड़ा समझाइए नहीं। नहीं, वो कहते हैं एक, जब वो आदमी एड्रेस करता है, देखिए वो पहले, इससे पहले वो आईएसआई के चीफ थे, ठीक है। उनका काम ही सिर्फ, पुलवामा जब हुआ था हमारे यहाँ पर, जी। तो ही वॉज अ पाक आईएसआई चीफ। उसका काम ही गलत काम करना है। जब आप एक देश के एक चीफ होते हैं तो आपका जो एक मिलिट्री ओरिएंटेशन होता है वो अलग होता है, राइट। बट जब आपकी नसी गलत चल रही है तो आपने झूठ बोलना तो हमेशा सीखा होता है। एक देश के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली गई, राइट, और वो वहाँ रखी गई, कोई आसान बात नहीं है, राइट। तो सिर्फ 1000-1500 आदमी नहीं कर सकते। उनकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है, बलोच वाला इलाका है,
वो पूरी पूरी मिनरल रिसोर्स रिच है। ठीक है। और वो बिल्कुल, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था तो राजा ऑफ कलात जो वहाँ के मेन लीडर थे, उन्होंने बोला था कि भाई हमको कोई आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो भारत के साथ जाएंगे। हम्म, राइट। बलोच वेर ऑफ वन मत उसके अंदर। फिर उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना भी है तो हम इंडिपेंडेंट रह लेंगे, मगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। तो कई चीज़ें हुई उसको, दे प्ले दिस गेम ना, अपना डिसेप्शन का। तो उन्होंने कुछ करा जैसे भी था, और इवेंचुअली बलोच उसमें शामिल हो गए, एंड दे हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इन एनी केस पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो आर्मी को चलाने वाले कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान पंजाब के रहने वाले हैं। राइट, दे कंट्रोल। तो न सिंधियों से प्यार है उनको, ना बलोचियों से है, ना फाटा के इलाकों से है, और ना उनको गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से है। और ये सब लोग इसको समझते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शुरू से उनका दबदबा रहा है जी। और कंट्रोल रहा है, तो वो चलता है। अब ये जो बलोच हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, कई लोग तो इनके इंस्ट्रूमेंट थे, अब वो इनके खिलाफ हो गए। राइट। और फाटा के इलाके के अंदर और छोटे छोटे कई कई सारे ग्रुप हैं, ये उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है। हमारे खिलाफ वो टैंक या आरटी और क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट यूज़ कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ, बट उनके पास है नहीं। और उनके पास इनकी गनशिप्स, पूरे आरटी के हमले, टैंक और एयर अटैक्स, ये सब होता है उनके ऊपर, एक आम जनता के ऊपर। सो दैट इज़ हाउ पाकिस्तान आर्मी इज़ ब्रूटल ऑन देम, एंड वो इनके साथ होना नहीं चाहते, और वो होंगे नहीं। राइट, दे हेट दिस, स्पेशली दे हेट द पाक पंजाबीज। सो आपको लगता है इंडिया मिलिट्री एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ? ये देखिए, लेगी या नहीं लेगी, ये बहुत डिबेट चलता है। और मुझसे आज नहीं, एक साल पहले भी कि इन्होंने पूछा था। जो लोग ये चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उसके आगे क्या होता है। ठीक है। राइट। कई लेयर्स हैं, और जो रिवेंज होता है ना, वो तब लेना चाहिए जब आपकी अच्छी प्लानिंग हो, तजवीज़ हो, और जब दुश्मन को पता ना चले। ठीक है। तो वो मुझे यकीन है कि वो रिवेंज होगा और अच्छा होगा। राइट। ये कम से कम ये सरकार ने तो दिखाया है ये चीज़ करते हुए। बट वी शुड नॉट फोर्स ठीक है। बाय, एक होता है रेट्रिक होता है, और नारेबाजी और ये है वो है, अटैक करो, ये कर दो, वो कर दो। उससे क्या होता है कि जब प्रेशर होता है ना गवर्नमेंट के ऊपर, कई बार चीज़ें गलत भी आती हैं। बट आई एम वेरी श्योर जितना पेन इस चीज़ का किसी भी और इंसान को है, उनके परिवार वालों को है, उतना ही पेन जो भी देश का हर निवासी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, हर सेगमेंट को उतना रोष है, गुस्सा है। मगर गुस्से के अंदर अगर आपने काम किया तो वो काम खराब होता है। जी। हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि टैक्टिकल एक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। तो जो होगा वो अच्छा होगा, वो मिलिट्री एक्शन होगा या क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर हम डिबेट करेंगे तो सिर्फ डिबेट ही है। सही बात है सर। राइट। तो अगर भारत एक तरफ से अटैक करता है तो क्या आपको लगता है दूसरी तरफ से बलूचिस्तान का, बलूचियों का या तालिबानियों का भी एक सपोर्ट या मिलेगा? देखिए, एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब ये 2.5 फ्रंट की बात करते थे ना हम लोग, तो मुझको ये मालूम था कि मैं कश्मीर में इतने साल रहा, कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है ना, LW में प्रॉब्लम है, थी, अब तो काफ़ी कम हो गई है। मुझको एक चीज़ यकीन था, कुछ भी होगा, लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी तो कश्मीरी हमारे साथ होगा। तो आप ये जो मीडिया नेटवर्क का देखते हैं ना, सब कुछ जाकर के स्टिंग ऑपरेशन, ये मुझे बहुत यकीन है। 47-48 में वो हमारे साथ थे, 65 में हमारे साथ थे, 71 में हमारे साथ थे, कारगिल के दौरान भी हमारे साथ थे। कारगिल के टाइम पे भी काफ़ी टेररिज्म था। राइट। जी। बट लार्जली मेजरली जो जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो इंडियन आर्मी के साथ में थी। और मुझको यकीन है कि हमारी जो, उनको ये मालूम है कि हम ऊपर ऊपर नीचे नीचे कुछ भी बोलते जाएं, बट जो बेनिफिट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फ्रीडम जिसे बोलते हैं,
उनको मालूम है कि आज वो पाकिस्तान में चले जाएं तो उनके साथ में क्या होना है। उनको ये भी मालूम है कि आज वो इंडिपेंडेंट हो जाएं तो उनके साथ में क्या हश्र होगा। आफ्टर ऑल पाकिस्तान तो पूरा धर्म से एक ही जुड़ा हुआ है ना, सारे मुस्लिम है वहाँ पर। जो थोड़े बहुत हिंदू थे या तो उनको कन्वर्ट कर दिया, उनकी बहू बेटी को उठा लिया, या उनको मार काट दिया। सेम सिखों के साथ हुआ, सेम क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, धर्म जहाँ पे धर्म के नाम पे रूल हो रहा है, वहाँ पे कोई उनके साथ में अच्छा तो हो नहीं रहा। तो ये कश्मीरी एक चीज़ है कि बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। तो जब ये लड़ाई होगी वो हमारे साथ रहेंगे, वो कहीं जाएंगे, मगर ये चीज़ उनके साथ नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इस बार ये जो एक उसका अटेम्प्ट था आसिम मुनीर का अपने देश को इकट्ठा करने के लिए, वो मेरे ख्याल से बेकार जाएगा। आज अगर लड़ाई होगी तो उनके देश की जनता उसके साथ नहीं है। दे आर क्वाइट फेड अप विद द मिलिट्री। सर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और आप वाले ही जो पॉडकास्ट को हमने पहले किया था उसमें ही आया था, और रीसेंट क्वेश्चन है क्योंकि माहौल उसके बाद बदल गया, न्यूक्लियर वेपन से जुड़ा हुआ और न्यूक्लियर अटैक से जुड़ा हुआ। सवाल के दो हिस्से हैं। पहले में वो कहते हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, ये उनका पूछना है। सेकंड, ये होता कैसे, अगर न्यूक्लियर अटैक एक कंट्री को दूसरी कंट्री पे करनी है तो वो कहाँ छिपाया जाता है, कहाँ रखा जाता है, इसकी जानकारी कितने लोगों को होती है, तो ये सवाल है उनका। देखिए, सब लोग छुपाने की कोशिश करते हैं कि उनके न्यूक्लियर एसिड्स कहाँ हैं, हाँ, मगर छुपता नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो न्यूक्लियर एसेट है वो छुपाने, आप छुपा दीजिए, मगर उसकी सिग्नलिंग बड़ी ज़रूरी होती है रोकने के लिए। तैयारी करनी शुरू कर दी तो सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे और लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब सबको पता चल जाता है। हाँ, वो बताना सिग्नलिंग शुरू करेगा ना, अब लग रहा है, फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे कि हम तो उड़ा देंगे, राइट, हम तो अपना न्यूक चला देंगे। तो जब ये बोलना शुरू करते हैं तो सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, जो छोटे मोटे जो भी देश हैं, सब सहम जाते हैं। अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हो गया तो उसका अफेक्ट उसी देश पे नहीं पड़ेगा, उसके चारों तरफ उसकी जो आउटकम्स हैं, डेथ, मिजरी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपन करेक्ट। ऑन दिस थिंग। प्लस जब एक मारेगा तो दूसरा तो चुप रहेगा नहीं ना, फिर दूसरा ज़्यादा मारेगा। तो ये कंपटीशन है, कितने न्यूक के साथ में कौन कितना बर्बाद होगा, वो साइकिल रुकती नहीं है, राइट। तो ये जो न्यूक्लियर लड़ाई की लोग बात करते हैं ना, ये बहुत गिदड़ भपके वाली बात होती है। तो कई बार आपके पास वो चीज़ होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। आपको मालूम है कि अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया, खास तौर से पाकिस्तान के केस में, देखिए, अगर पाकिस्तान ने यूज़ किया न्यूक्लियर बॉम्ब जी, तो वो तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा ना। हमारा देश तो कितना बड़ा है, राइट। ठीक है। हमारे पास काउंटर मेजर्स भी हैं, हमारे पास कई चीज़ ऐसी हैं जिससे हम उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। सो इफ़ ही डज समथिंग फनी तो पाकिस्तान तो मैप से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान मिलिट्री कितनी भी आपको ये दिखा दे ड्रामा कि हम बहुत क्या कहते हैं, इर्रेशनल हैं, राइट। हमारे साथ तुम पंगा लोगे तो हम ये कर देंगे, अगर ऐसा था तब ये हिंदुओं को मरवाने की, पुलवामा करने की जरूरत नहीं थी ना। आप समझ रहे हैं? ये चुट 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 करते हैं लोग, उनको मालूम है कि हम वो बड़ी चीज यूज करने वाले नहीं है, राइट। तो दे कुड हैव मेड अस बिहेव। तो ये एक ड्रामा है, लोगों को डराने का, दुनिया को बताने का कि हम चला देंगे, तुम इंडिया को रोक दो ताकि लोग जो है लड़ाई ना हो। ये गीदड़ भड़की है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड, जो कैसे पता चलता है, उसको मूव करने के लिए जो बॉम्ब है और जो उसके अंदर के उसको चलाने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो सब अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं, एक जगह नहीं रखी जाती। क्योंकि अगर आपने एक जगह रख दिया, और पाकिस्तान में तो टेररिस्टों का राज है, ठीक है, तो किसी ने उठा लिया एक दिन तो उनके हाथ लग जाएगा, राइट। और वो पता नहीं कि वो वहाँ चल जाएगा कि कहाँ चल जाएगा, वो डजंट नो, राइट। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स सेपरेटेड। और ये तकरीबन हर लोगों को पता होता है कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, एंड दीज आर जनरली इनटू मॉनिटरिंग। जब वो चीज़ इकट्ठे होकर के एक जगह इकट्ठी होनी शुरू होगी, और वो एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आपने पिस्टल निकाला और मैगजीन निकाली और उसमें कारतूस भर दिया और फायर करने के लिए तैयार हो गए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दीज थिंग्स कैन बी नोटिस, इट कांट बी हिडन। सर बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट आया रिसेंटली कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में उलझते हैं
तो बांग्लादेश को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव कर देना चाहिए और हमको कैप्चर कर लेना चाहिए 3 स्टेट्स को भारत के। ये स्टेटमेंट कितना जुवेनाइल है, कैसे देखते देखिए इसे फर्स्टली ये जो स्टेटमेंट जो मुझे मालूम है ये कल या परसों आया है। हैं? राइट। एक उनका कोई रिटायर्ड है जो थोड़ा सा हार्ड लाइन, जो शायद नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने वो, और ही स्लाइटली इस्लामिस्ट फौजी है, और वो उनके जो अभी केयर टेकर हैं उनसे मिलने गया था यूनुस से, और उसके बाद में ये एक स्टेटमेंट आई है उनका करने का। दीज आर ऑल रिटरिकल क्वेश्चन, आप जाओ हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वैसा होता है। जो बांग्लादेश की आर्मी है वो बेवकूफ़ आर्मी नहीं है, वो बेवकूफ़ आर्मी नहीं है। नहीं है, वो इज़ अ प्रोफेशनल आर्मी, राइट। उनको भी मालूम है अगर ये जो हो रहा था उसके अंदर वो बांग्लादेश चीफ तो अपना तुरंत बन सकता था चीफ, ही कुड हैव टेकन ओवर द कंट्री, बट ही वाज स्मार्ट, ही डिडंट, ही इज़ नॉट प्लेड इन द हैंड्स ऑफ जो यूनुस है और उसकी टीम है। सो इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, इट्स अ प्रोफेशनल फोर्स, दे आर नॉट पाकिस्तानी आर्मी को आप बेवकूफ़ आर्मी बोलेंगे? नहीं, मैं आई विल नॉट से पाकिस्तान आर्मी इज ऑल्सो प्रोफेशनल फोर्स, राइट, बट उनकी जो लीडरशिप और जो उनकी लीनिंग्स हैं वो गलत है, ठीक है। राइट। वो उनका एक ISI के ऊपर रिलायंस गलत है, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। पाकिस्तान आर्मी की जो लीडरशिप है, नॉट सोल्जर्स, उनकी जो लीडरशिप है वो बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो टेररिज्म का काम कराते हैं, वो आर्मी और आर्मी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, राइट। दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू प्रॉपर्टी, सारा पैसा कमा करके बाकी विदेशों में रखना। उनको मालूम नहीं है कि कब उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे और उनको बाहर किसी विदेश में रहने लगेगा। आप जो किसी भी देश के आर्मी के चीफ को देख लीजिए, एयरफोर्स नेवी चीफ को देख लीजिए, कितने ऐसे चीफ हैं जो बाहर रहते हैं, सब अपने देश में रहते हैं, बट ये ऐसा क्यों होता है कि मुशर्रफ जी को बाहर जाके रहना पड़ रहा है, क्या नहीं जो बेचारे बचपन से चल रहे हैं, यू नो देयर इज अ कंस्ट्रेंट देयर, सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट people, but Bangladesh is a different thing and they have been brought up into a different principle. ये जो change है ये recent है, right? ये तो एक foreign driven, deep state driven, unnatural structure हुआ है। I am quite hopeful ये सब चीज़ें correct हो जाएंगी, ठीक है। I don't think so they will try। 3 स्टेट लेना आज की तारीख में 1 इंच लेना बड़ा मुश्किल होता है, लड़ाई आसान नहीं होती। सर, पहलगाम में जब हमला हुआ तो आर्मी पे भी सवाल उठाया गया कि वहाँ पर नहीं थी फोर्स। इसको कैसे देखते हैं आप? ये क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? लोग ये नहीं देखते, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आर्मी वेंट रॉन्ग, हु वेंट रॉन्ग एंड ऑल, मैं ब्लेम ठीक है, बाजी में नहीं चलता। ठीक है। और आपने एक मेरा सुना होगा, मैं वहाँ पे कोर कमांडर था और सब लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर वो उस टाइम पे ना ये चला था कि भाई तालिबान की लड़ाई ख़त्म हो रही है और US जा रहा है बाहर और वहाँ से टेररिस्ट आने लगेंगे। तो हर एक आदमी मुझसे पूछा, तो मैंने हमेशा एक लाइन देता उनको, एंड दैट बिकेम वेरी वायरल, इज चप्पे चप्पे पे तो आदमी खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको जहाँ पता चले आप बताइए, हम उनको उनके ठिकाने, उनके पास जहाँ वो जाना चाहते हैं तेजी से पहुँचा देंगे। वो एक बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। नाउ सिमिलरली कश्मीर वादी के अंदर आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि वहाँ पर 6 मिलियन आर्मी है, कोई 7 मिलियन बोलता है, कोई आपने सुना भी हुआ, कई कश्मीरियों ने भी बोला है कि कितने कितने मिलियन आर्मी है। वहाँ पे मिलियन आर्मी नहीं है, राइट। हमारी पूरी आर्मी की संख्या ही 1 मिलियन है, 1.2 और समथिंग क्या कहते हैं हमारी फौज है, ठीक है, ठीक है। वो सारी फौज वहाँ तो नहीं बैठी हुई है ना, दे आर डिप्लॉयड ऑल ओवर द कंट्री, दे आर ऑन पीस स्टेशन, सो देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट विच इज देयर। वहाँ पे आर्मी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कश्मीर के अंदर नहीं है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है? बॉर्डर के ऊपर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। तो हमारी मेजर फोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। एक छोटी सी फौज जिसका, जैसे कश्मीर की बात करूं मैं, तो किलो फोर्स है और विक्टर फोर्स है जो राष्ट्रीय राइफल फोर्स है, वो पीछे वैली के अंदर है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। और उनका भी एक प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे कॉन्वॉय जाते हैं, बिकॉज लोगों ने छुट्टी जाना है, राशन जाना है, बंकर्स बनने हैं, कंस्ट्रक्शन होनी है, फ्यूल की डंपिंग होनी है, वो सब लोग बॉर्डर पे जाते हैं। वो उनकी जो मूवमेंट है वो सेफ मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर नेशनल हाईवेज के ऊपर है, हिंटरलैंड के ऊपर उतनी ही डिप्लॉयमेंट है जो इंट के ऊपर ऑपरेशन करी जाए। अब ये
इलाका पहलगाम के हर मोहल्ले के अंदर हम 100 आदमी खड़े कर देंगे तो आप ही ने अगली बार बोल रहे हैं ये चीज़ कि सर वो तो चप्पे चुप्पे पे लोगों के पास फौज खड़ी हुई है, वहाँ तो प्राइवेसी नहीं है, राइट? सो इट्स अ डिलेमा, कितना वहाँ पे होना चाहिए। एंड दीज ऑपरेशंस आर डन ऑन इंटेलिजेंस, राइट? और ऑपरेशंस होता है, डोमिनेशन होता है, इंफॉर्मेशन होती है। लोग इस चीज़ को नहीं देखना चाहते कि इस 5 या 6 साल के अंदर कितने ऐसे अटैक हो गए। पुलवामा के बाद, पुलवामा 2019 में हुआ ना, करेक्ट। तो 6 साल हुए। आपको लगता है कि इस 6 साल के अंदर कोई अटैक के अटेम्प्ट नहीं हुए? जितने बचाए गए उसके बारे में कोई बात नहीं है, बट एक हो गया तो इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं। तो देखिए, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं तो वहाँ का कोर कमांडर नहीं हूँ, राइट? और मेरे टाइम में ऐसा हुआ नहीं। मैं तो ये बड़ा बोल नहीं यार, ये तो बड़ी टोटल लापरवाही है, इंटेलिजेंसीज का फेलियर है। इट्स वेरी इजी टू से, राइट। इंटेलिजेंस का फेलियर। आप अभी बाहर जाते हैं सड़क के ऊपर, सामने 2 लड़के खड़े हुए हैं, नए लड़के, आपको नहीं मालूम है वो कौन है क्या है, जब तक कोई आपको वो खबर नहीं देगा। वाइल दे आर डूइंग देयर जॉब टू प्रिवेंट ऐसी चीज ना हो, मगर फिर भी इन सब चीजों को बंद नहीं कर सकते। और आई गो बैक, October 7th, इजराइल, करेक्ट। छोटा सा देश, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी वहां बनती है, दुनिया को एक्सपोर्ट होती है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज मानते हैं ना, सब कुछ है। और एक वो फेंस, पूरा बॉर्डर, हर चीज टेक्नोलॉजी से, बंदों से सुसज्जित है। वहां पे कितने टेररिस्ट आए? 4 नहीं थे, सैकड़ों में आए। अंदर घुसे, सब कुछ किया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, उनकी बॉडीज को जिंदा उठा करके 150 लोगों को लेकर के गए पार। सो व्हेन द बेस्ट इन द बिजनेस कैन फेल, आप जंगल, पहाड़ी और लाखों की तादाद, यू लुक एट द नंबर्स, राइट। लाखों की तादाद में लोग बने, आप किस किस को बचा सकते हो? इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस एंड इंटेलिजेंस। आप प्रिवेंशन पे देखिए कितने बच गए, और आप तब इंटेलिजेंसीज और पुलिस को और आर्मी को आप फिर थैंक यू बोलेंगे बनिस्पत की लुकिंग एट दिस लॉस। इट्स अ टेरिबल लॉस, नहीं होना चाहिए था। आई विश वी कुड हैव स्टॉप्ड इट, बट जो कमिटेड दुश्मन होता है ना, टेररिस्ट होता है, वो रास्ता निकाल ही देता है, यू कांट स्टॉप हिम। सिविलियन अगर कोई टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है और वो आर्मी को पता चल जाता है, तो क्या वो उसको भी टेररिस्ट के बराबर ही ट्रीट करती है? या बट यू नो, ही इज नॉट कैरिंग अ वेपन, सो वी कांट किल हिम। ओके। वो आपके ऊपर फायर नहीं करा तो आप मार नहीं सकते, ठीक है। ठीक है? तो उसके ऊपर जो वहाँ का कायदा कानून है, लॉ है, वो चलता है। कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर नौकरी भी करते हैं, आपकी तनख्वाह भी खाते हैं, और दुश्मन के साथ चलते हैं। तो जैसे जैसे केसेस आते हैं, बट यू सी, हमारे देश के कायदे कानून बड़े सख्त हैं, दुश्मन के खिलाफ सख्त नहीं है, हमारे अपनों के ऊपर ज़्यादा सख्त हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं, आप उसको निकाल दीजिए गवर्नमेंट की नौकरी से, वो कोर्ट में चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो केस बन जाएगा, फिर वो एक लॉबी हो जाएगी, वो बार एसोसिएशन खड़ा हो जाएगा, लॉयर्स उसके साथ में हो जाएंगे, यू नो, बिकॉज दे हैव टू शो, एंड यू मे हैव रॉक सॉलिड प्रूफ। बट हर टाइम में आपने देखा होगा हमारे देश के कई दुश्मन सड़क पे फ्री इसलिए चलते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर डील करना। यही चीज़ चाइना में नहीं हो सकती, वो बाय द वे यही चीज़ अमेरिका में भी नहीं हो सकती, राइट। ठीक है? अमेरिका में जब ये इंसिडेंट हुआ, उनका जो लास्ट हुआ 9/11 हुआ, जी। तो वो पेट्रियट एक्ट लेके आए। करेक्ट। उसमें कोई उनकी फ्रीडम, सब हमारे यहाँ तो बड़ी फ्रीडम की बात चलती है ना कि आप Right. हमारा मॉनिटर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप बता दो वहाँ पे कोई किसी जा करके मस्जिद, चर्च, मंदिर के अंदर कोई एक एंटी यूएस लेक्चर दे दे, लाइक दिस इज आउट, पिक्ड अप एंड टेकन आउट। सो भारत में कभी पॉसिबल है द पेट्रियट एक्ट? मुश्किल है भाई, हमारे यहाँ तो हमारे खुद के दुश्मन बहुत बैठे हुए हैं जो अच्छी अच्छी जगह पे हैं, ठीक है? हमारे तो मीडिया के लोग शुरू हो जाएंगे कि हमारी तो राइट्स खत्म हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे यहाँ पे वी आर वेरी वेरी लिबरल। लोग बोलते रहते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, वो पहले वाले गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। ठीक है सर। बड़ा ओपन है, आई नो, चल रहा था सर अक्सर हमने देखा है कि 99 अटैक्स आर्मी बचा लेती है या एजेंसीज बचा लेती हैं,
उसकी कभी बात नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली एक कोई घटना होती है तो उसकी बात होती है, होनी भी चाहिए। तो ये 99 जो नहीं पता चलती, क्या ये एक डिसीजन होता है कि इसको नहीं बताया जाएगा जनता को, कि प्रिवेंट हो गया? हाँ, दो दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसीज और आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं दे शुड बी लेट ऑफ होप। ये हुआ है मिस्टेक। ठीक है, वी हैव टू बी ऑलवेज 100% सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। एम वही होना चाहिए, बिकॉज हमारी जब एजेंसी, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस जब फेल होती है तो जाने जाती हैं। विश 100% हो, मगर 100% हो नहीं सकता। पुलवामा जिस दिन हुआ था 2019 में, जिसमें 40 बहादुर जवानों की ज़िंदगी गई, उसके 2 दिन के बाद में एक हादसा हुआ और उसके अंदर जो कार थी उसने बस के अंदर मारने की कोशिश करी। उसमें जो बॉम्ब था वो चला नहीं, राइट। वो बाद में मिला। अब वो टक्कर हो गई, वो कार गिर गई, वो लॉस हो गया कंट्रोल, वो बंदा पकड़ा गया, बस को कुछ नहीं हुआ। और वो बस चल रही थी बनिहाल के पार, मतलब इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड कश्मीर से उस तरफ चली गई थी और अब वो नीचे उतर रही थी। बाईं तरफ हज़ारों फीट की खाई, थोड़ा सा भी धमाका होता तो सारे जवान जो अंदर बैठे थे चले आते। सिमिलर काइंड ऑफ अटैक। सो सम विल टच एंड गो होंगे। सेकेंड इज जो बच जाता है ना, अगर हम उसको बता दें तो एक आदमी की लड़ी बनती है जो सोर्स तक पहुंचती है। आफ्टर ऑल इंटेलिजेंस है ना, वो खबर कहाँ से आई, कौन सा गैप था जिससे पता चला। जब वो बच जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बच गया अपने आप, राइट। सो इवन द पीपल डोंट कम टू नो, बट आप उसको पॉपुलराइज करोगे कि हमने बचा लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर उसके ऊपर वर्क करती है कि यार ये फेल हुआ कौन था, किसने ये खबर दी, कहाँ से वो चीज़ लीक हुई। और जब वो प्लग कर लेगा तो अगली बार में आपको पता नहीं चलेगा। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच को, इतना आसान नहीं है। ये जो इंट एजेंसीज हैं उनका काम बहुत ही मुश्किल है, और स्पेशली आज के ज़माने में जो मॉडर्न कई कई चीज़ें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है। आजकल टेररिस्ट को लोकल एसेट्स के पास जाने के लिए बहुत कम जाना पड़ता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन टेक। सर, इस वाले अटैक के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या टेररिस्ट की क्या प्लानिंग हो सकती थी? क्या वो उस लेवल पे भी लोग मारे जा सकते थे, या क्या हुआ होगा अगर इसको समझने की कोशिश करें? देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट था वो तो बड़ा अच्छा था, राइट। एज ए व्हेन आई लुक एट इट एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो कई लेवल पे सिंबॉलिक था। सबसे बड़ा टूरिज्म हब है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे, और ख़ास तौर से नए शादीशुदा लोग पहलगाम में जाते हैं। उसका एक अपना चाम है। गुलमर्ग का चाम है कि वो नज़दीक है, राइट। बट इसका अपना ही चाम है, बिकॉज ये जो ब्यूटी है वहाँ की उतनी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है। दूसरा, यही रास्ता अमरनाथ यात्रा को भी जाता है यहीं से। सो इट्स अ रिलीजियस एंगल, अनदर मैसेजिंग। अमरनाथ यात्रा 2 महीने के बाद में, 1-2 महीने के बाद में, जून जुलाई वगैरह में शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट जिस दिन ये अटैक हुआ है उससे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। सो लुक एट द इम्पैक्ट। द थर्ड इज द लोकल पॉपुलेशन। पहलगाम के अंदर, गुलमर्ग के अंदर तो फिर भी एक बिजनेस वगैरह आसपास और भी कई चीज़ें हैं, श्रीनगर है, लोग वहाँ पे रहते हैं, बट पहलगाम के अंदर जो उनका बिजनेस है वो इसी पे चलता है, टूरिज्म के ऊपर। अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा तो वहाँ पे चूल्हा नहीं जल सकता, राइट। गुलमर्ग की तरफ एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, कई चीज़ें और हैं। यहाँ पर सिर्फ इन जंगलों के अंदर जो ये पोनी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, दे हैव गॉट दिस ओनली बिजनेस, दे सर्वाइव ऑन दिस। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल थी। और साथ ही में जो एक मैसेज था, अगर आप उसको रिलेट करें आसिम मुनीर की जो एक स्पीच थी 5-6 दिन पहले, और उसने बोला कि हिंदू और मुसलमान और हम लोग 2 अलग लोग हैं, ठीक है। वो बार बार वो डिवाइड करना चाहता है हम लोग एक। अब वो चाहे नहीं माने, मगर हमारे काम करने का, सोच का जरिया चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, ये बात की बात है। बट पीपल तो जो तार लाइन खींची वो तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची गई है ना, बट लोग तो सेम ही है। वो एक सिंबॉलिज्म करना और बिलीव करना और पोलराइज करना, स्पेशली आफ्टर दिस रिसेंट मुर्शिदाबाद इंसिडेंट, और ये जो चल रहा था वक्फ बोर्ड के टाइम के ऊपर, दिस वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव टू अप्लाई इन अ टाइम दिस एक्टिविटी। सो ये कई लेयर्स के अंदर उन्होंने बता दिया। सो जब ये अटैक होता है तो ऐसे अटैक नहीं होता। वहाँ पे जो है डिस्टेंस सिलेक्शन, सिक्योरिटी फोर्स आपको मालूम है 20 से 25 मिनट लगेगी आने के लिए, आधा घंटा लगेगा।
फायरिंग शुरू होगी, उसके बाद में खबर जाएगी, वहाँ से लोग भागेंगे, चलेंगे, रोड पे उतरेंगे, फिर रोड से ऊपर चढ़ेंगे। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, तो पुलिस की चौकी वहाँ होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो। जहाँ छोटे छोटे तादाद में लोग होते हैं वहाँ पे नहीं हो सकती है। सो दे न्यू। तीसरा, उनको पता था कि हमने यहाँ पे किया काम और जंगल हमारे साथ में है, हम जंगल में निकल लेंगे। आप ये सोचिए कि पहले तो फौज पहुँचेगी वहाँ पे, ये इवैक्यूएशन होगा, लोगों को देखभाल करेंगे, और वो जंगल पे ऊपर चढ़ता चलाएगा और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो उसका वहाँ से गेट वे निकलना ज़्यादा आसान होगा। तो ये सब टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग लेवल के ऊपर हर चीज़ों का सम्मिश्रण किया जाए तो इट वॉज अ वेरी गुड स्पॉट टू बी सिलेक्टेड। सो नंबर ऑफ किलिंग्स और ज़्यादा हो सकती थी? हो सकती थी, हो सकता है उस टाइम पे लोग ना भी, देखिए ऐसा टेररिस्ट भी कितना भी घुटा हुआ हो, वो हर जगह पे घूम के नहीं मार सकता, उसके पास टाइम का लिमिट होता है। तो जहाँ जो लोग ज़्यादा रहे होंगे वहाँ पे उसने ये कार्रवाई करी। बट ऐसा होता है, ऐसे पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं रहते, कोई कहीं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई कहीं चढ़ा हुआ है। अब वो हर जगह जा करके अगर ढूंढ के उनको मारने की कोशिश करेगा तो वो 20 मिनट से आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। और पहाड़ों में चलना इतना आसान नहीं होता, तो देन ही दे विल बी कॉट। सो आई थिंक दैट इज़ वाई द नंबर वॉज लेस। ये शायद अगर कहीं और करते ये नंबर ज़्यादा हो सकता था। उनका काम टेरर फैलाना था, ठीक है। 26, 20, 30 जितनी ज़्यादा होती उतना ज़्यादा बेट, उतना ज़्यादा बाकी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा होती, ठीक है। अभी आप बताइए अगर ये 2 ही होते या 3 होते तो शायद इतना ज़्यादा उफान ना बचता, राइट। बट ये नंबर जैसे ही डबल डिजिट में हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गए, और ये नंबर बढ़ गया, और यही नंबर और ज़्यादा होता तो यू कैन वेल इमेजिन गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर होता। आई डोंट थिंक दे स्टॉप्ड। वो इसलिए वो रुकना पड़ा उन्हें क्योंकि समय की कमी रही। सर, ये भी कहा जा रहा है कि किसी को सामने से सर पे गोली मारना और इतने लोगों को मार देना, ये किसी नौसिखिए टेररिस्ट का काम नहीं है। इसमें डेफिनेटली ट्रेंड टेररिस्ट होंगे या वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी हो सकते हैं। तो क्या ये या बिल्कुल, इसमें देखिए हर टेररिस्ट बम चला देना, लोग मर जाएं और शिपिंग होता है, वो एक झटके में हो जाता है। बट ऐसे कोल्ड ब्लडेड किलिंग एक आदमी 2 आदमी का कर सकता है, बट सीरीज इट इज़ लाइक वो जो आदमी है वो कितना भी शौक से बताए, ठीक है, इट डज अफेक्ट। तो दे विल नॉट बी अ न्यू किलर्स। ये साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिप्रेव्ड लोग होंगे जिन्होंने काम किया। दे हैव टू बी प्रोफेशनल, दे मस्ट बी पेड एक्सट्रीमली वेल, और साइकोलॉजिकली दे मस्ट बी मोटिवेटेड, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया होगा। निहत्थे आदमी को मारना आसान नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लोग कर सकते हैं और कुछ बाकी जगह पे लोग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। वी सॉ हमास व्हाट दे डिड, राइट? दीज आर द पीपल हु आर क्वाइट डिप्रेव्ड इन द माइंड हु कैन डू ऑल दिस। आम आदमी नहीं कर सकता। सर, कुछ चीज़ें मैं एज अ सोल्जर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि रिलेशनशिप को कितना इम्पैक्ट करती है आप लोगों की ड्यूटीज़? क्या कभी क्योंकि आप हमेशा एक ऐसे पोजीशन पर रहे जहाँ पर आपको एक बड़ी टीम को हमेशा से संभालना था, तो क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसा सोल्जर आया जिसने कहा कि क्योंकि हमारा टेरेन ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इससे उनका रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ हो? हाँ, वो तो होता है, राइट। देखिए पुराने ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे या फ़ोन नहीं था, एसटीडी फ़ोन नहीं था, और लोग ड्यूटी के लिए बाहर जाते थे, तो सोसाइटी अलग किस्म की सोसाइटी थी, एक्सेप्टिंग सोसाइटी थी। हम लोग यंग थे, तो जब शादी हुई तो हम जा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड है या फियांसे है, उसको मालूम है कि फ़ौजी है, टेलीफोन नहीं कर सकते, छुट्टी थोड़ा सा कम आ सकता है, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड होती हैं। बट जो आज की जनरेशन है विच इज़ इंटरकनेक्टेड, फेस टाइम चल रहा है, ऑनलाइन बातें हो रही हैं, फॉर देम कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग एवरी टाइम, वो सेकंड के अंदर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं और अपनी फोटोग्राफ्स एक्सचेंज कर रहे हैं। सो द न्यू जनरेशन इज टोटली डिफरेंट। सो दोज आर चैलेंजेस। बट लाइक पुराने ज़माने के अंदर सेपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा प्यार होता है, बिकॉज व्हेन यू गो बैक यू हैव दैट लव एंड अफेक्शन, यू हैव रिस्पेक्ट। एंड बेसिकली एक आर्मी के अंदर जो ये सेपरेशन है, ये आपको एक अपने घर में अगर आपके परिवार को पता है तो इज्जत बड़ी होती है आपकी कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। बट कुछ ऐसे भी किस्से होते हैं
जिसके अंदर ब्रेकअप्स हो जाता है, और जो आज के ज़माने के थोड़े यंग बच्चे होते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। एक वाक़या है जिसके अंदर एक यंग ऑफिसर था, और वो ऐसी कश्मीर की बात है, और वो शमशाबारी एक पहाड़ी रेंज है, वो उसकी तरफ था, दूसरी तरफ था, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं था। ठीक है। अब वो पोस्ट में था जहाँ पे उसके साथ में 50-60 जवान थे, और हमारे यहाँ पे सिस्टम बड़ा क्लियर है, एक एसटीडी पीसीओ का लाइन लगा रखा था, 1 घंटा उस कंपनी को मिलता था रोज़। तो उसने 60 जवान हैं, हर एक का नंबर आएगा, तो दिन के अंदर 7, 8, 10 बच्चे बात कर सकते हैं। तो एज एन ऑफिसर ऑल्सो यू गो थ्रू द सेम रोटेशन। ऑफिसर को प्रिविलेज नहीं मिलता? नहीं, प्रिविलेज मिल सकता है और जवान बोलेगा, बट कई ऑफिसर ऐसे प्रिंसिपल होते हैं वो नहीं लेते उसको, कहते हैं नहीं, पहले आप कर लो, सबका नंबर आएगा, मेरा भी नंबर उसी हिसाब से, बिकॉज हम लोग खाना, रहना, डिप्रिवेशन, ऑपरेशन सब कुछ एक साथ करते हैं। देयर इज़ नो प्रिविलेज इन दैट सेंस। तो उसका भी नंबर आता था। अब उसने अपनी वाइफ, अपनी जो फियांसे, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, बता दिया था उसको ये सब चीज़ कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मैं हफ्ते में एक बार कॉल करूँगा। तो ये चला 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद में वो जो यंग, काफ़ी अच्छा 3-4 साल चला उनका अफेयर था, और वो अफेयर टूट गया। अब वो कहीं इंट्रैक्शन हो रहा था तो मजाक भी होता है ना, जब सबको पता होता है एज एन ऑफिसर इन द कम्युनिटी, एवरीबडी नोज कि इसकी गर्लफ्रेंड है या उसका दोस्त या वट एवर फियांसे है, और किसके घर में क्या चल रहा है, बिकॉज यू लिव एज अ कम्युनिटी, यू कम टू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द थिंग। तो लेग पुलिंग हो रही थी, और मेरे सामने लेग पुलिंग करी, सर इसकी तो ब्रेकअप हो गया सर, देखो उसको वहाँ भेजा था, एंड ही वॉज क्वाइट स्लाइटली अनहैप्पी अबाउट इट। तो मैंने तो उसको इतना ही बेटा कि अच्छा हुआ कि आज टूट गया, शादी के बाद टूटता तो शायद तुम्हें बुरा लगता, राइट? जो आपके साथ मुश्किल वक्त पे नहीं है वो आपका था ही नहीं कभी। सो ये ज्ञान मैं सबको देता था भैया कि जो मुश्किल में नहीं है आपके साथ में वो अच्छा है, जल्दी चला गया, बाद में आपके साथ में मुश्किल होती। सो ऐसे कई वाक़े होते हैं, और दीज आर चैलेंजेस व्हिच हैपन। आई थिंक दैट इज़ व्हाई आर्मी इज़ अ यूनिक प्रोफेशन। सो कई लोग कहते हैं कि आप उसमें क्यों जाना चाहते हो, इसमें अगर आपको मोहब्बत है, इस प्यार है इस प्रोफेशन से, ये देशभक्ति का बड़ा एक नायाब तरीका है, और उसी को आना चाहिए जो एक्चुअली में इन सब चीज़ों को झेलने का सक्षम हो। उसी को नहीं, उसके परिवार को भी सक्षम होना चाहिए कि हम अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपनी बहन से बात नहीं कर सकते, आपके यहाँ पे घर में प्रॉब्लम है, शादियाँ होती हैं, त्यौहार होते हैं, यू कांट कम। होली है, क्या सारे फौजी होली आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ओनली फ्यू पीपल कैन अटेंड फेस्टिवल्स एट होम। तो कितना इम्पैक्ट करता है वो सोल्जर को, या वो वापस से वो आ जाता है? आई थिंक ही ऑल्सो, ये ना एक प्राइड भी होता है कि हम नहीं कर पाए, परिवार भी उस एक प्राइड में चलता है बहुत मतलब एक मुझे मालूम है, जैसे मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, दे आर वेरी प्राउड कि माई फादर इज़, और माई ब्रदर, और माई हस्बैंड, मेरा बेटा फौज के अंदर है और वहाँ पे तैनात है। आप उसकी जब आप बात करिए तो गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर भी एक अलग से इज्जत होती है कि ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ सर्विंग द नेशन, एक बड़ी इज्जत। मैं अभी अपने गांव गया था, एंड छोटे से छोटा आदमी, बच्चा, गरीब से गरीब किसान, अमीर से अमीर लोग, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू बिकॉज यू आर इन द आर्मी। सो मेरा से हम लोग किस लिए काम करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी यूनिक मिलती है, वो रिस्पेक्ट है। आपका सोल्जर है, आपका साथी है, उसको तो आप समझा देंगे कि चलो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इसका प्राइज़ ये है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। लेकिन जो एक नॉर्मल नागरिक है इस देश का, कोई यंगस्टर अगर आपको सुन रहा है, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ ये एक प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप यानी शादी के बाद भी या उससे पहले भी। तो जनरली आप क्या क्या सजेशन देते हैं इस पे सर? देखिए, वो रिलेशनशिप उसका कोई वैल्यू नहीं है जो आसानी से टूट जाए। अगर आपको रिलेशनशिप होना चाहिए तो उसमें कोई वैल्यूज़ होने चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको बाइंड करती है। तो कई लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, कोई यूएस के अंदर है और आप यहाँ बैठे हुए हो, मगर वो रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है, लॉयल चलता है। ऐसा नहीं है कि उसका अफेयर वहाँ चल रहा है, इसका अफेयर यहाँ चल रहा है, और मल्टीपल रिलेशनशिप चल रही है। पर सर वो पहले से कैसे डिसाइड होगा?
ये करके ही पता चलेगा। हाँ, वो करके पता चलेगा। बट अगर आप एक्चुअली आप जब रहते हैं ना किसी के साथ में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बता देती हैं कि एक आदमी मनचला है और एक आदमी जो है लॉयल रहेगा। वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो डिसीजन लेना है आपको कि आपने ब्यूटी देखनी है, आपने पैसा देखना है, या आपने वो देखना है कि ये मैं और हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस दोनों के वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं। एक आदमी जो मनचला है उसका वैल्यू सिस्टम ही मनचला है, तो उसके साथ में जो एक स्टेबल रिलेशनशिप वाली लड़की है वो नहीं चल सकती, राइट। सो शी हैज़ टू टेक अ कॉल कि बंदा बड़ा हैंडसम है, बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, पैसा भी है और सब कुछ है, मगर स्टेबल नहीं है। तो अगर वो ये चॉइस करती है उसके साथ जाने के लिए, यू आर वॉकिंग इन टू अ ट्रैप विद आइज ओपन। तो कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ होंगे। आपने वो देखना है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि ये जिसके साथ मैं जा रहा हूँ उसकी क्या फितरत है। तो अगर आपकी फितरत पैसे की है और उसकी फितरत पैसे की है तो येस इट विल बी ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो पैसे के ऊपर चलती है, और पैसा तो वही चीज़ है कि आज है कल को नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, राइट। बट देन यू टुक अ चॉइस ऑन मनी, बट द बेस्ट चॉइस इज टू टेक on a value of respect, a value of longevity, a value of mutual understanding। वो किसी भी बिना पे हो, पैसे के ऊपर हो, प्रोफेशन के ऊपर हो, नीड के ऊपर हो, सब चीज़ के ऊपर आपको डिसाइड करना है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। माई रिलेशनशिप वैल्यू वॉज दैट ट्रस्ट, आई विल नॉट स्वे ऑन द रॉन्ग पाथ। तो जब हमारी कोर्टशिप है तो उस कोर्टशिप के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो गलत रास्ते पे पैसे के लिए, इज्जत के लिए, पावर के लिए, विल शी रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर, और शी इज लुकिंग एट यू कि आप कल को क्या बनेंगे, इसलिए आपको रिस्पेक्ट करती है। तो अगर वो उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट कर रही है, आपकी पोजीशन पावर के लिए कर रही है, देन दैट इज़ नॉट वर्थ इट। आई एम नॉट सेइंग कि वो गरीब के साथ शादी कर लेगी, बट एक वैल्यू सिस्टम होता है कि आपको कितना चाहिए। प्राप्त है, पर्याप्त नहीं है, राइट। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई यूज, आई हैव हर्ड समवेयर। तो लोग प्राप्त पे नहीं चलते, पर्याप्त पे चलते हैं। वो प्यार में भी है, पैसे में भी है, इज्जत में भी है, स्टेचर में भी है, हर चीज़ के अंदर प्राप्त है, पर्याप्त नहीं है। जो पर्याप्त के ऊपर चलता है वो कभी खुश नहीं होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्राप्त चाहिए एक अगले रिलेशनशिप के अंदर। सो कंडीशनल होता है लव? लव इज ऑल्सो कंडीशनल। Love has got parameters. Love cannot be unconditional. Unconditional love is also a condition of being unconditional. Both the parties, Both the parties. And unfortunately, it cannot be from both the parties. Because we are two human beings. One will give unconditional love, but somebody will always have a अगर हम दोनों ही सिमिलर 100% सिमिलर हो गए तो भी टकराव है। पहली बात है, इतनी यूनिक चीज़ भगवान ने बनाई है कि आप दो लोग सिमिलर हो ही नहीं सकते। आपकी हर कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्स अलग होता है। इसको किसी ने बहुत अच्छे से रेलवे ट्रैक के एग्जांपल से समझाया है कि वो एकदम ही सेम है, इसलिए दूर है। या और रहना भी चाहिए थोड़ा दूर। अदरवाइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते तो एक शायद जुड़े होते। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू से। सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप लिफ्ट से जा रहे हैं, आसिम मुनीर आपको मिल जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाते वक्त जो समय मिला, व्हाट वुड यू से? अपने देश को बर्बाद मत करो। आपकी पॉलिसीज़ जो आपके सर्वाइवल के लिए हैं, अपने सर्वाइवल के लिए अपने देश को, रास्ता होता है जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, उस रास्ते पर मत डालो। आपका जो देश है उस रास्ते पे चल पड़ा है, और हर मोड़, हर समय एक पॉइंट होता है जब आप उसको वापस ले आ सकते हो अच्छे रास्ते के ऊपर। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो जियो स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली, पानी की तरह से, मिनरल की तरीके से भरपूर है। मगर जब तक आप ये गेम खेलते रहोगे, एक दूसरे से लड़ाना है, कभी आपने अमेरिका के पास जाना है, कभी चाइना के पास जाना है, सिर्फ भीख मांगना है। पाकिस्तान जहाँ पर आज है वो हमारे भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा उन्नति का इलाका था, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज़्यादा पैसा, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो,
सब कुछ वहाँ से था। प्रॉस्परस लैंड और वेरी टेरिटरी। वेरी प्रॉस्परस लैंड। इनफैक्ट जो हिस्टोरिकली जो सिविलाइजेशनली वहाँ का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। द बेस्ट लैंड ऑफ पंजाब went to Pakistan, right? The best territory in terms of Karachi and everything went to Pakistan. The best route for what do you call trade went to Pakistan. They are sandwiched between very good people. जो अफगान लोग हैं, they are one of the most phenomenally great people. आपने वो सुने हो ना कहानियाँ काबुली वाला and stuff like that. They are very good people. आप उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो, राइट। आपकी लाइनें खिंच गई हैं जैसा आपको चाहिए था, खासतौर से मुनीर को, बिकॉज उनके पेरेंट्स जलंधर से गए कि हमको नया देश मिलेगा। अब आपको मिल गया है देश, उस देश को अच्छे रास्ते पे डालो, दूसरे देशों के पीछे मत पड़ो। आप यहाँ बांग्लादेश के अंदर उसको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, आप हमारे देश के अंदर गदर कर रहे हैं, आपने अफगानिस्तान के अंदर गदर करने की कोशिश करी, आप हर जगह पे गदर चल रहे हैं, आप टेररिज्म को पनपने दे रहे हो, आप पाल रहे हो। इट इज़ नॉट अ गुड रास्ता। अपने देश के ऊपर ध्यान दो। आपके देश के जनता के पास में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं। गरीबों का जो बेगर्स बोलते हैं, फॉरेन बिजनेस है, वहाँ पे लाखों लोग बेगिंग के बिजनेस पर हैं। लोग जो पाकिस्तानी है वो अपने आप को बाहर जाता है तो अपने आप को इंडियन बताता है। सही बात। वो ये नहीं बताता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सारे यूरोप में सारे रेस्टोरेंट्स इंडियन रेस्टोरेंट बनते हैं, है ओन्ड बाय पाकिस्तानी। वो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? आपकी जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो रो रो के टेलीविजन के ऊपर ये बोलते हैं कि हम जब जाते हैं हमको स्ट्रिप सर्च किया जाता है, और वहीं इंडियन है वो चला जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी जो लॉस्ट लेगेसी है, जो एक टाइम पे भारतवर्ष की लेगेसी थी, आपको रोने पे मिल गई है, आप उस लेगेसी को वापस लेके आओ, विच इज़ डूएबल। पाकिस्तानी भी बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है, बट वो अनफॉर्चुनेटली इनकी ISI जो इनकी एलीट लीडरशिप है, जो सिर्फ ये भुट्टो फैमिली, उनकी पाकिस्तान को रूल करने वाले लोग एलीट हैं जो बाहर पढ़ते हैं और यहाँ पे आके राज करते हैं। भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, यही चीज़ वहाँ पे नहीं मिल सकती ना, उनको पावर नहीं मिल सकता। करेक्ट, ठीक है, वो यहाँ पे मिलता है, और जब प्रॉब्लम होती है भाग जाते हैं बच्चे उधर दाएं बाएं चले जाते हैं। सो आप उनको उस रास्ते पे ले जाओ, ठीक है। हमारा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये चुटपुट चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, वो हमारा देश आपसे बहुत आगे निकल गया है और आगे निकलता जाएगा। हम दूसरी रास्ते पे, हो सके तो जो हम कर रहे हैं कुछ सीखो और आगे बढ़ो। आज के टाइम पे अगर वॉर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको लगता है पाकिस्तान को मदद करेंगी, सपोर्ट करेंगी? मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कौन किसको सपोर्ट करेगा, किसको नहीं करेगा। मैं ये चाहूँगा बताना आपको कि हर देश चाहेगा कि आप लड़ो। ओके। न वो पाकिस्तान की देख रहा है, न हमारी देख रहा है। हर एक आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट तो वो इस आपदा में अवसर देखेगा। भैया, दिस इज नेशनल स्ट्रेटजीज आर मेड ऑन इंटरेस्ट। बट सर जनरली ये कहा जाता है कि कोई भी लड़ रहा हो, नुकसान वर्ल्ड का होता ही है किसी ना किसी कोई तरीके नुकसान नहीं हुआ अभी। वो नुकसान आपको लगता है ना, लोग बोलते हैं होता है। यूक्रेन की लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा पहले जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिका दे रहा था, नेटो वाले मना कर रहे थे, यूरोपियन कह रहे नहीं होना चाहिए। अब सबके सिस्टम सेट हो गए हैं, अब अमेरिका बोल रहा है मत करो, और नेटो कह रहा है, और बाकी यूरोपियन कह रहे हैं करो कह रहे हैं ना। सो दे आर वांटिंग यूक्रेनियंस टू फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन अगेंस्ट द रशियंस। निशाने पे कौन है? रशियंस निशाने पे नहीं है, निशाने पर यूक्रेन की जो ग्रीनरी है, रिसोर्स है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जब वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, वो है आपके पुराने एमुनिशन, हथियार, टेक्नोलॉजी जो ख़त्म हो गए थे, खराब मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब ड्रोन आ गया है, तो AI सिस्टम आ गया, मॉडर्न सिस्टम आ गए हैं, नए 4th 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ आप चल रहे हैं। अब आपको वो सब चीज़ें बनानी है, पुराने वाला भी तो कहीं यूज़ करोगे ना। सो यू आर नॉट गिविंग देम ऑन अ क्रेडिट नोट which you are going to exchange through next 100 years of credit line. It's a business world. They are destroying Ukraine. रशिया का कुछ नहीं हो रहा, रशिया के भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, बट देन दे हैव गॉट द कैपेसिटीज टू रिकूप। यहाँ भी आपको चाहिए, चाइना चाहेगा कि आप गदर में फंस जाइए, प्लीज़ हैव अ फाइट, वो उकसाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने ही बोला या पाकिस्तान को अप्रूवल दिया ये काम करने के लिए, और ऐसा होता है। जो कंट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज़ रूल करते हैं ना,
there is a line which somebody has said that great powers don't fight each other directly, they fight through proxies. So पाकिस्तान तो willing proxy है ना, वो कभी अमेरिका का प्रॉक्सी है, कभी और चाइना उनके का डिफेंस proxy है. मिनिस्टर ने तो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में कि वी हैव बीन डूइंग इट फॉर वेस्ट. या सो दे आर प्रॉक्सीज एंड दे आर विलिंग. मतलब वो तो कोई पैसे के लिए कर रहा है, बट कुछ इनका हिसाब किताब ये है कि हम इंडिया के बरखिलाफ कर रहे हैं, इनका सोचना है. दैट्स ओके विद. सो दे विल वांट अस टू फाइट टू द लास्ट पाकिस्तानी. उससे कई चीज़ें हैं. अब देखिए आप, चाइना की इंडस्ट्री खत्म हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दाएं बाएं शिफ्ट हो रहा है. कुछ इंडिया में आने लगा तो ये आ जाएगा भाई इंडिया इज़ अनरिलायबल लोकेशन, कर दो यहाँ पे. वो फैक्ट्रियाँ शिफ्ट होकर के वापस चाइना चली जाएंगी. वो चाइना में तो डिक्टेटरशिप है, डंडा मारेंगे, सब लोग काम करेंगे. आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है नहीं, ठीक है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो वो चलेगा नहीं. सो द फुल थिंग विच इज़ मूविंग आउट विल गो बैक टू चाइना. They are also facing an economic crisis. There is a thing called military industrial complex in USA or in NATO countries, in the modern countries. अरे क्या हथियार बिकेंगे, पाकिस्तान को भी मिलेगा, हमारे को मिलेगा. पहलगाम जिस दिन हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही उनके पास में हथियार, एमुनिशन, पैसे वैसे सब आए उनके पास में, टर्की से. सो एवरीबडी इज लुकिंग एट द ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी. व्हाई नॉट. फैक्ट्रियाँ बंद तो रखी हैं, लड़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से. बड़ी लड़ाई होगी तो बड़े हथियार इस्तेमाल होंगे, और बड़ा हथियार इस्तेमाल होगा तो पैसा आएगा. किसी को सैटेलाइट का लिंक चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन लिंक चाहिए. एवरीथिंग इज़ मनी. सब देश चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ें. उसमें कौन मरेगा उससे उनको क्या है, फ़ायदा उनका है. सबकी इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगी. आप ये देखिए ना, सबकी इकोनॉमी नीचे बैठी हुई है, राइट. जॉब नहीं है, काम नहीं है, फटाफट फैक्ट्री लग जाएंगी, खुल जाएंगी, असला बनने लगेंगे, एमुनिशन बनने लगेगा, आ जाएगा. फिर लोग ने यही पूछना है गवर्नमेंट से कि यार आप लड़ाई तो कर रहे हो, अभी हमारे को पैसे चाहिए, खूब चाहिए. एवरीथिंग कम्स एट कॉस्ट. सर, आपने अपने करियर में ज़्यादातर समय वॉर लाइक सिचुएशन को फेस करते हुए बिताया है, ये कहना सही होगा? आई नॉट से वॉर लाइक सिचुएशन, बट येस इन ऑपरेशंस. इन ऑपरेशंस. तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये डेमोक्रेसी वगैरह में कुछ नहीं रखा है, मतलब अगर डंडा चलाना ही पड़ेगा अगर चीज़ों को सही रखना है देश में तो, क्योंकि चाइना का एग्जांपल अभी आपने दिया, तो एक तरफ हम वेस्ट को देखते हैं और एक तरफ चाइना को देखते हैं. देखिए ये जो वेस्ट को आप देखते हैं ना, डोंट थिंक दैट वेस्ट इज डेमोक्रेटिक. ठीक है. प्लीज, बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप. मैंने बताया ना, पेट्रियट एक्ट है यूएस के अंदर. ठीक है. आप वहाँ पे खड़े होकर के आप प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं, ठीक है, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते. बड़ा फर्क है. बट चाइना में तो इस प्रेसिडेंट को भी नहीं बोल सकते. वो तो चाइना तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपने वेस्टर्न का बात की ना. वेस्ट के अंदर आप देश को कुछ नहीं बोल सकते. जिस दिन देश को बोला उस दिन आपको, आपने देखा ना, सबके हाथ पैर बांध करके ले आते हैं वापस. सो देयर यू कांट से, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म. यहाँ तो आप रोड के ऊपर चल रहे हो, बाएं चलना चाहिए, आप दाहिने चल रहे हो, उल्टे रास्ते चल रहे हो. आप ये बता दोगे पुलिस वाले को कि तुम मेरे बाप को नहीं जानता, बिकॉज आप नहीं जानते. यहाँ पे यू विल गेट अवे विद इट. इन यूएस, इन वेस्ट, इट डजंट वर्क लाइक दिस. अगर आप गलत हैं तो लॉ विल इंश्योर दैट यू गो ऑन द हाई रोड, राइट. हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी फुल फॉर्म पे है. जिसको जो मर्जी आए बोलो, जो मर्जी आए करो. गलत गलत चीज़ें आप कभी पॉडकास्ट में बोल देते हैं, कभी कम्युनिकेशन में बोल देते हैं. यू कैन गेट अवे बिकॉज देयर विल ऑलवेज, हमारे यहाँ तो गलत गलत स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं. आपके तो लेफ्टिस्ट और जो लोग हैं जितने उन्होंने स्टोरियाँ बनाई हैं वो अलग अलग किस्म की स्टोरी बनाती हैं. जी. एंड दे आर, एवरीबडी इज एक्सेप्टेड इट. सो एवरीबडी कैन थ्राइव इन आवर कंट्री. एंड कई लोग मुझसे बोलते हैं कि चाइना में बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छे रोड्स हैं, हमें बड़ा मज़ा आ गया. मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूँ, यार आप चाइना चले जाओ. कोई भाग करके, सब यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं. जो बांग्लादेश वाले हैं और दाएं बाएं वाले हैं वो इंडिया आ रहे हैं. चाइना कोई नहीं जा रहा है. ठीक है, बहुत पैसा है आपका, जाओ आप चाइना में रहो. नोबडी वांट्स टू गो टू चाइना. इट्स सच अ गुड कंट्री, प्लीज गो एंड लिव देयर. Or get that philosophy to our country and then see the progress. That is also not sustainable. ऐसे टाइम में सर सिविलियंस को क्या मैसेज होगा आपका, जो जनता हमारी देख रही है, यंगस्टर्स देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जब होती है, देश ऐसी सिचुएशन में होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? मैं उनको सिर्फ इतना सुझाव दूंगा कि हमारे जो देश का डीएनए है वो टैक्टिकल डीएनए है. इमीडिएट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए. थोड़ा स्ट्रैटेजिक सोचना शुरू करो, लंबी दूरी का सोचना शुरू करो. डोंट इन्वेस्ट फॉर टुमारो, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म.
रिलेशनशिप हो, राइट, आपने रिलेशनशिप की बात करी, और ह्यूमन रिलेशनशिप हो, देश के रिलेशनशिप हो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो, इकोनॉमिक हो, हमेशा दूर की सोचो। मैं वही चाहूँगा कि आप उस पर देखिए। इसी रिलेशनशिप के अंदर ये कहना कि आज मार दो, कल कर दो, काट दो, ये थोड़ा सा छोटा लगता है। आपको सेटिस्फाई कर देगा मगर उसका फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा वो हिट होना चाहिए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का इम्प्लीकेशन है, इट्स अ बिग डिसीजन द फॉर पाकिस्तान, इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी को आइसोलेट करना है जो वहाँ पे कहर बरपा रही है उनके देश के ऊपर, और वो ये चाहती है कि लड़ाई लगे और लड़ाई में पाक आर्मी के लोग कम मरेंगे बट पाकिस्तानी सिविलियन ज़्यादा लोग होंगे, और उनके ऊपर जो गरीबी है और गरीबी हो जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी विल ट्राई एंड श्योर दैट दे बिहेव प्रॉपर्ली। तो ऐसे ऐसे करके बहुत टूल्स हैं। मुझे यकीन है कि बिकॉज हमारे यहाँ पे काफ़ी जनता ऐसा है, उनको मस्कुलर रिस्पॉन्स भी चाहिए जी, ठोक दिया, वो भी शायद होगा, राइट, बट यू नो दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। और मैं न फोर्स करना चाहता हूँ किसी को, बट वो अपने समय से होना अपने चाहिए। समय से हो। वो तब नहीं होना चाहिए जब आप तैयार हो, तब होना चाहिए जब दुश्मन तैयार हो। तो ये मैसेज है, डोंट फोर्स, लेट द गवर्नमेंट डू, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। कोई भी गवर्नमेंट है, दे गॉट सिस्टम इन प्लेस, और हमारी देश बहुत एडवांस कर गया है इन सब चीज़ों के बावजूद। लीडरशिप हैज़ ऑलवेज बीन गुड। थैंक यू वेरी मच सर। ऑन दैट नोट गाइस, प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा। बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं इसमें। जो सर का लास्ट पॉइंट था, स्पेशली वो चाहे देश के हिसाब से हम सोचें या अपनी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से सोचें, लॉन्ग टर्म ही सोचें, और रिएक्शन से बड़ा रिस्पॉन्स होता है। तो आई थिंक और जब आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं एक तरीके से। और नाइस। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू होस्ट यू ऑन TRP। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद।